ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके सो व्हाट आई सजेस्ट, ठीक है चलेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि 23rd नंबर क्वेश्चन हमें करना था, राइट? क्विकली करते, आज का हमारा लेक्चर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं ट्राई करूँ, इट्स ओनली 8 o'clock एंड 10-12 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट में ये अर्ली डिलीवरी का सम हो जाएगा। एंड आई थिंक वी शुड बी डन वेरी अर्ली बिकॉज यू नो IFM में ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा बतलाने का, देयर इज़ नॉट टू मच। इट इज़ जस्ट दैट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू अ फ्यू सम्स विथ मी। यूजुअली क्या होता है कि ये सम्स बच्चे छोड़ के चले जाते हैं IFM के, बिकॉज एक तो वो लेंदी बहुत होते हैं एंड अपेरेंटली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में तुमको ऐसा लगता है कि मुझे आता है। ओके तो फॉरेक्स का ही पार्ट एक्चुअली और कैपिटल बजटिंग है, तो जो तुमको आता है ऑलरेडी काफ़ी सारा। तो मैंने थोड़े क्वेश्चंस लिए, एक गलती से क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे से, मेरा ध्यान नहीं गया उस बात पे, बट इट इज़ ओके। तो खाली क्वेश्चंस ही करने, क्या डिस्कशन का कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। जितने क्वेश्चंस की वैरायटी कर सको उतना कर लेना, बिकॉज अगर एक क्वेश्चन आया तो 8 मार्क्स का होगा एंड दे आर यूजुअली वेरी मैनेजेबल क्वेश्चंस एक्चुअली। ओके तो पहले ये क्वेश्चन खत्म करती हूँ विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। 23 नंबर सम विच इज़ ऑफ अर्ली डिलीवरी। तो अर्ली डिलीवरी के इस शीट में 2 सम्स हैं, मैं एक करा देती हूँ तुमको, बिकॉज दे वुड बी, अब मैं टफर वाला लिया मैंने, एंड एक और रिपीट है वो तुम देख लेना। अगर नहीं आएगा तुमको तो मुझे बताना, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। एक और सम जो लास्ट में लिया था हैमर PLC वाला सम, वो सम भी डिस्कस करना है एंड उसके बाद वी आर डन विथ फॉरेक्स एंड वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे तुम्हें जैसे आई थिंक आई हैड गिवन यू 6 क्वेश्चंस, बट सिंस एक रिपीट हो रहा है तो 5 क्वेश्चन करने हैं और तुम्हें कुछ नहीं करना, और वो फटाफट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में घड़ी दे के 5 या 7 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। तो आई थिंक वी वुड बी डन बाय 10 o'clock टुडे। ओनली 1 question will take time and that is the first question actually, rest all of them and the second question also will take some time। बाकी तीनों क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे हैं, बट वो 3 क्वेश्चन ही मतलब लास्ट 2 साल के अंदर में जो मैंने एग्जाम के पेपर में, मॉक टेस्ट में या कहीं भी देखा, तो मैंने वो 3 क्वेश्चन ही देखे ज़्यादा, और भी हैं बट क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो तुम्हारे में लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज आई हैव टेकन क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड कोर्स ऑल्सो। मेरे दिमाग में ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स कुछ होता ही नहीं है, इट्स वन एंड द सेम। इन काइंड ऑफ आई एम सीइंग लाइक 5th टाइम मेरे सामने चेंजेस आ रहे हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ एक्चुअली। अगर देखा जाए तो 5वीं बार मेरे सामने पढ़ाने में 15 साल में, 16 साल में 5वीं बार ये ICAI का चेंज आ रहा है, बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 2018 में एक चेंज आया था जब कैपिटल बजटिंग था, लीजिंग था, फैक्टरिंग था, डिविडेंड पॉलिसी था, उसको हटा दिया। ओके बोले कि नहीं अब न्यू SFM आएगा, अब इसमें ये नहीं रहेंगे। ओके ठीक है, मत रखो। लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ हुआ होगा शायद से, आई डोंट नो वेदर रियलाइज़ हुआ भी कि नहीं हुआ, कि वो लोग फॉरेक्स में कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन दे रहे थे, और वो जितनी बार उन्होंने दिया फॉरेक्स और कैपिटल बजटिंग का कॉम्बिनेशन का सम, उतनी बार सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा। तो उनको शायद ये लगा कैपिटल बजटिंग उनको रखना चाहिए। ओके और जब उन्होंने कैपिटल बजटिंग हटाया, तब मुझे याद है मैंने बच्चों को क्लास के अंदर बोला था कि ये इनकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि CA इंटर में इन्होंने वो पोर्शन डाल दिया था। CA इंटर में बच्चों को खुद का होश तो रहता ही नहीं है। फाउंडेशन इंटर में तुमको होश रहता है कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, मेरा फ्रेंड कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, मुझे कुछ तो पढ़ रहे हैं। ओके जोश में रहते हैं एक अलग तरह के, बिकॉज यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ द स्कूल एंड लाइक कॉलेजेस, जूनियर कॉलेज में रहते हो तुम, तो यू डू नॉट हैव द मेच्योरिटी एनफ टू अंडरस्टैंड कि तुमको क्या, व्हाट इज द सिलेबस, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या होना चाहिए, ऑल दैट। बट आई टोल्ड बच्चों को, मैंने बोला ये इनकी सबसे बड़ी भूल है, बिकॉज आई थिंक दैट पूरे फाइनेंस के अंदर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो कोई टॉपिक है तो वो है कैपिटल बजटिंग एंड ऑल्सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग आर नॉट टॉपिक्स, दे आर नॉर्मल ABCD ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट वी कॉल फाइनेंस। तो अभी वापस से AFM का नाम चेंज किया और उन्होंने डाला है। तो बाकी एक्स्ट्रा बातें नहीं करती हूँ, अभी बातें करूँगी तो बहुत सारी बातें आएंगी। करेक्ट, चलो ग्रेट है, बहुत अच्छी बात है तुम सब यहाँ पे हो। तो एक क्वेश्चन ये कर लेती हूँ मैं, ठीक है, फटाफट करते हैं। आई विल नॉट, मैं ज़्यादा समय तुम्हारा ख़राब नहीं करूँगी। सो ऑन 1st of October अर्ली डिलीवरी का समय है। ओके और अच्छा समझेगा तुमको, अगर डाउट आएगा तो मुझे बताना, मैं समझा दूँगी तुमको। On 1st of October 2020, Mr. Guru, an exporter, enters into a forward contract with bank to sell USD, okay, $1 lakh on 31st। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे पास शीट ऑलरेडी है, मैं मैंने तुमको ये कल भेजा क्या? मैंने कल ये नहीं भेजा तुमको ना, आज मुझे प्लीज़ कोई याद दिलाओ, बिकॉज मैं भेज दूँगी फिर इसका। तो अच्छा है नहीं भेजा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 23 पेंडिंग था अपना। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास प्रिंट आउट भी है इसका, तो मैं प्रिंट आउट से पढ़ती हूँ एंड
आई एम गुड. somebody is asking मैम हाउ आर यू. आई एम गुड. आई एम वेरी गुड. ओके चलो, तो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं लोग. मैं डायग्राम बनाऊंगी साथ में तुम्हारे. ऑन 1st of October मिस्टर गुरु एन एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर है तो बंदा लाके सेल करेगा करेंसी को. वर्ड बाय वर्ड ध्यान दो. ओके एक्चुअली देखा जाए तो ये आज का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू IFM, बिकॉज IFM इज मैनेजेबल. कुछ चीज़ों का बता दूंगी, काम खत्म. ऑन 1st October 2020 मिस्टर गुरु एन एक्सपोर्टर एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू सेल USD. ग्रेट. तो मेरे लिए 1st October इज द फर्स्ट थिंग. फिर यहाँ पे आएगा इंटर बैंक. ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना. इंटर बैंक आएगा, फिर बैंक आएगा. ओके और उसके बाद कस्टमर आएगा. ठीक है, तो कस्टमर ने ये बोला कि भाई आपको मैं लाके दूंगा करेंसी. कितनी करेंसी लाके देगा ये अपने को? $1,00,000 लाके देगा. कभी लाके देगा? अपन अक्टूबर में खड़े हैं और 1 दिसंबर को. तो अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर. ओके दिसंबर 3 महीने की मेच्योरिटी है. आज ये क्यों पूछ रहे हैं सारे लोग हाँ मैम हाउ आर यू? आई मीन व्हाई आर यू आस्किंग टुडे सडनली? व्हाट हैपेंड? इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी टुडे? और कुछ अलग दिख रहा है इसलिए बार बार ये पूछ रहे हैं कि मैम हाउ आर यू? आई एम गुड. व्हाई आर यू आस्किंग टुडे सो मच? पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं लोग. ओके सो हियर कहाँ गया यार? हाँ 75.40. ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि तुमको एक्चुअली थोड़ी फीमेल टीचर्स के साथ में ना परेशानी हो जाती है. ओके तो फीमेल टीचर्स के साथ में परेशानी ये हो जाती है कि इट बिकम मतलब बच्चे बहुत गर्ल्स आर लाइक मोर ओपन नेचुरली दे कैन स्पीक एनीथिंग बिकॉज ऑफ द सेम कम्युनिटी दैट वी बिलोंग. ओके बट लड़के बहुत कुछ कहना चाहते हैं कई बार. तो मेरा एक आएगा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं पॉडकास्ट आएगा. मैंने बोला ना कुशल लोधा के साथ मेरा पॉडकास्ट आने वाला है. आएगा 1-1.5-10 दिन में आएगा बिकॉज वी टुक हिज पॉडकास्ट एंड इट्स अंडर रिकॉर्डिंग हो चुकी है. वो एडिटिंग चालू है उसकी. तो पता नहीं मुझे लाइव में ये बोलना चाहिए नहीं बट अब मैं यूट्यूब को ना ऐसा समझती ही नहीं हूँ कि कुछ क्लासरूम ही समझती हूँ मैं. तो सुन ही लो तुम, छोटी सी इंसिडेंट हुई थी. तो क्या हो गया कि मैं 2007 से पढ़ा रही हूँ, 2007 से पढ़ा रही हूँ. ओके तो 2007 से 2023 हो गई. मतलब जितना बड़ा मेरा बेटा है उतनी ही बड़ी मेरी टीचिंग करियर का एक्सपीरियंस है. बिकॉज उसके पहले मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब कर रही थी एंड आई यूज टू डू वैल्यूएशंस फॉर द IPOs. ओके एंड आई यूज टू हेड गुजरात फॉर दैट. तो जब मेरा बेटा हुआ, आई होप यू डोंट माइंड टॉकिंग एक्स्ट्रा. डू यू माइंड? तो मैं फटाफट आई विल गेट बैक टू वर्क. हाय निशा, तुम आ गई? तुम बोली तुम नहीं आओगी. Oh, thank you. Okay. I had a yeah. Thank you so much for whatever compliment. Okay, I hope you don't mind 2 minutes, 3 minutes. तो एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं करूँ. मैं आई विल गेट बैक टू वर्क. अच्छा सुनना है तुम्हें तो फिर सुनो. ओके सुनो. तो क्या हो गया कि इतने साल हो गए ना, कितने साल हो गए, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स हैव गॉन बाय. सो 2023 माइनस मैंने तो 2007. ओके तो 16 साल हो गया. 16 years ऑफ टीचिंग करियर एंड 5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो टोटल एक्सपीरियंस ऑफ टोटल करियर इज ऑफ 21 years नाउ. ओके मैं हूँ भी 45 की ना, मैं 45 की हूँ. तो तुम जोड़ लो, मैं पीछे चले जाओ कहाँ मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई. ओके तो कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो क्या हो गया कि मैं यूजुअली मेरी आदत है जब मेरी लाइव बैच क्लास में फेस टू फेस ख़त्म होती है ना, तो बच्चों को मैं रोक लेती हूँ और मैं बोलती हूँ फीडबैक दो. फीडबैक एज इन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फीडबैक्स. और बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई बच्चा आपका बुरा नहीं चाहता है. हाँ ओके वेरी गुड. सो क्या होता है कि उससे पता चलता है भाई मैम आपकी किताब में बुक में ये चीज़ नहीं है, आप ये भी चीज़ें डाल दो. क्वेश्चन है आप थियोरी भी थोड़ा पढ़ाओ. तो अच्छी, जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे बोला बीच में कि मैम आपको एक बात बताऊँ का क्या, आप जब प्रैक्टिकल पढ़ाते हो ना तभी उस चैप्टर की थोड़ी थियोरी टाइम निकाल के पढ़ा दोगे तो मैम बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों का बहुत भला हो जाएगा. गुड आइडिया ना. तो ऐसे मैं बच्चों से पूछती रहती हूँ. तो 250 बच्चे होंगे क्लास में लगभग हमारे उस दिन, और बच्चे सारे चले गए पढ़ के एंड सबने अच्छी अच्छी बातें बोली और कि नहीं मैम अच्छा था. पहले तो बच्चों डर लगता है उनको बोलने में कि मैं बोलूँ मैम बुरा मान जाएंगे ऑल दैट. मतलब खुल के बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. सो बिकॉज वी आर इन द सेम टीम राइट. तो
कुछ कुछ बच्चों को छोटी मोटी कंस्ट्रक्टिव जो चीज़ें बोली थी बहुत मामूली ऐसा बोल के चले गए। एक लड़का बहुत कोने में बैठा था, उसका नाम मैं नहीं बोल सकती, एंड ही इज़ अ बिग लाइक स्वीट हार्ट एड्स ऑफ टुडे ऑल्सो। ओके, तो वो ना चुपचाप कोने में बैठा था, और मेरा ना बहुत दिल धक धक कर रहा था कि ये मेरे को कुछ आके गंदा बोलने वाला है, क्योंकि चुप, बिकॉज यू नो यू गेट स्केर्ड, और रिएक्ट भी नहीं कर रहा था, चुपचाप ऐसे करके बैठा हुआ था। तो मैं बोली ये आएगा मुझे कुछ तो गंदा बोलेगा, आपका ये अच्छा नहीं है, आपका वो अच्छा नहीं है, मुझे रिफंड चाहिए एंड ऑल दैट। तो आई वॉज अ बिट, आई एम बीइंग वेरी कैंडिड ऑन दैट पार्ट कि मुझे डर लग रहा था। तो मैं आई, बोले आ जा तू भी बोल दे क्या बोल रहा है, चुपचाप क्यों बैठा है। तो आ गया, बोला मैं आपको एक बात बोलूँ। हमने बोले अगर आप मेरी उम्र की होती या मैं आपकी उम्र, ये बात है लगभग 10 साल पहले की बात है, अगर मैं आपकी उम्र का होता या फिर आप मेरी उम्र की होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। मैं मन में बहुत खुश हो गई कि वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ एंड ऑल दैट। एंड ये यू नो काइंड ऑफ फॉर अ गर्ल इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड, you know, kind of ultimately whether I'm a teacher or something, but eventually at the end of the day I'm a girl, and girls like compliments. Okay, so all the boys telling you कॉम्प्लीमेंट्स देने में पीछे मत हटना, वॉट एवर हु सो एवर इज़, मॉम है तुम्हारी, बहनें हैं तुम्हारी, गर्लफ्रेंड है, जो भी है तुम्हारी, वाइफ है, जो भी होगी आगे जा करके, तो कॉम्प्लीमेंट्स दो, उनको अच्छा लगता है और तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, तुमको अच्छा अच्छा खाना मिलता रहेगा। ओके, तो मैं इतनी खुश हो गई कि यार देखो मेरे को यू नो काइंड ऑफ एट दिस एज ऑल्सो समबडी इज सेइंग लाइक दैट, नॉर्मल गर्ल फीलिंग यू नो। तो थोड़ी देर बाद बोला, फिर बोलता है मैम आप कितना पैसा कमाते हो, आप कितना सारा पैसा कमाते हो, मैं तो आपके पूरे समय कैलसी चलाता रहता हूँ। मैं बोली तो इसके लिए मेरे को बोला कि तुम मुझसे शादी करना चाहता है। तो बोला हाँ आपको क्या लगा। एंड आई वॉज लाइक कैसे होता है कि शिट यार कितना, इतना गंदा लड़का है, तू भाग यहाँ से, यू नो काइंड ऑफ तुझे पैसे से। बोला कि मैम अगर ऐसी कोई लड़की मुझे मिल जाएगी ना, मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, सीए तो कर ही लूँगा और कोई टेंशन नहीं रहेगी यार, कोई लड़की तो बताना आपकी बहन है, तो मैं उसको मार के भगाई वहाँ से। तो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग, एंड दैट इज़ वाई आई लाइक, मेरे लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, भगवान की दया से फाइनेंशियली वी आर सिक्योर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मेहनत करी है एंड अच्छा अपने लिए बनाया, एंड आई एम इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट गर्ल्स डू नॉट आस्क हस्बैंड्स टू बाय डायमंड्स, वी बाय आवर ओन डायमंड्स। ओके, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ गर्ल आई एम। ओके, तो लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है बच्चों के साथ में, आई एम डिफरेंट। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पे 8 बजे का लेक्चर होता है तो मैं 7:30 से बैठी होती हूँ यहाँ पे कि कब बजेगा, कब देखो डॉट मैं ऑन रहती हूँ। 7:30 का लेक्चर होता है, मैं 7 बजे से बैठ जाती हूँ और मैं बोल देती मेरी सीटी वीटी जितनी कुकर की बजा के ख़त्म करो। सो आई डोंट नो व्हाट ऑल दे आर सेइंग। नहीं अक्षय वो एक्चुअली नो, नॉट दैट ही वॉज जस्ट लाइक अच्छा बच्चा है वो, बहुत अच्छा बच्चा है। तो ऐसा ख़राब नहीं, अक्षय बहुत अच्छा बोला उसने। इट वॉज नथिंग, इट वॉज, उसको लगा कि यार अगर मुझे कोई ऐसी पैसा कमाने वाली लड़की मिल जाएगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली देखा जाए तो, वेरी प्रैक्टिकल। ओके, इट्स ओके, डजेंट मैटर। ये उसके मन में कोई खराब हार्ड फीलिंग्स नहीं थी, उसको सिर्फ इतना लगा जैसे कोई लड़की होती है तो उसको लगता है ना कि भाई जो भी पार्टनर है, देखो financial security is a very important security actually, it's a very important security। तुम मानो या नहीं मानो, प्यार से पेट नहीं भरता। ओके, हम नमक रोटी खा लेंगे, हम कैसे भी जी लेंगे, हम तो झोपड़ी में रह लेंगे, हम 2 कपड़े में जी लेंगे, ये सबसे नहीं होता है भाई मेरे। तुम जितने बड़े हो उससे थोड़ा सा छोटा मेरा बेटा है, मैं प्रैक्टिकल तुमको बातें बोल रही हूँ। इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंसान की ज़िंदगी का, और जो हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो, ये सब हमको एक ही गोल की तरफ लेके जाती है, और वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। समझा तुमको? तो ये बात हो रही है यहाँ पे, कोई गलत नहीं है इसके अंदर में, है ना? एग्जैक्टली तो एंड गर्ल्स को देखो, लड़कियों को तो खास करके भगवान ने ऐसे बनाया है, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अभी तो लड़कियां कमाती है, बाद में पहले नहीं कमाते थे ना, गर्ल्स इतना ज़्यादा कहाँ कमाते थे, कमाना नहीं था उनको, या हमारी मदर्स वगैरह कहाँ कमाते हैं ना, दे वे नॉट अर्निंग मेंबर्स। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट द मेल पर्सन शुड बी वेरी अर्निंग वेल टू, बिकॉज लड़की को सिर्फ खुद की सिक्योरिटी नहीं है फाइनेंशियल, अपने बच्चों की भी तो है ना। तुम नमक रोटी खा लोगे, बच्चों को थोड़ी ना नमक रोटी खिलाएंगे हम, तो वो बात हो रही है। सम थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल एवरीबडी। ओके, सो प्लीज़ अभी स्टॉप कर रहे हैं अपन बातें, बिकॉज इफ़ यू अगर तुम मेरे को ट्रिगर कर दोगे तो मैं बातें करती चली जाऊंगी, 3 घंटे बातों में निकाल दूंगी, तुम सुनते रहोगे, तो वो ट्रिगर में होने नहीं देती, चुपचाप बैठ के पढ़ाती हूँ मैं। करेक्ट, तो everything is important, but financial security is very important, and financial independence is the most important thing।
ओके, जिसमें कुछ भी बुरा नहीं, बट बच्चे बहुत अच्छे हैं। मुझे 16 साल में बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। मैं आज जहाँ भी हूँ, नीचे हूँ, ऊपर हूँ, बीच में हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ मैं बच्चों की वजह से हूँ। बिकॉज और कोई कॉपरेशन मुझे चाहिए भी नहीं था और मुझे मिला भी नहीं। ओके, तो आई डिड ऑल माई ओन। बॉम्बे जैसे शहर में खुद इस्टेब्लिश किया मैंने, कम किया, छोटा किया, बड़ा किया, जो भी किया खुद से किया। तो एवरीबडी, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, खुद पे विश्वास रखो कि कुछ करना है। किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाने का जिंदगी में, और तुम मेहनत करोगे तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है। ओके, और ये रास्ता हमने चुना है वहां जाने का। करेक्ट, वेरी गुड। चलो स्टार्ट। एक कमिंग बैक, चलो मोड डिफॉल्ट सेटिंग चेंज। ओके, चलो स्टार्ट नाउ। एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, एक प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में? ओके, तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूं तुमको कि इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये वाली जो यहां पे रेट होनी चाहिए, अगर ये रेट मुझे मिल जाए ना, अगर ये रेट मुझे मिल जाए तो शायद मैं और अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो क्या अगर तुम मेरे को अलाउ करो तो मैं एक रेट यहाँ पे अज्यूम कर लूँ। मैंने पहले से भी रेट मतलब बेसिकली कर रखा है तुम्हारे लिए, ये रेडी पूरा अपने हिसाब से पूरा। तो मैंने सपोज करो कि ₹76 पर डॉलर की रेट ले रखी है। तो मतलब कस्टमर 75.4 में बैंक को बेचेगा और बैंक, केयरफुल ऑल ऑफ यू, ओके, बैंक इंटर बैंक को 76 में बेचेगा। क्वेश्चन के अंदर में 76 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन करने के लिए 76 की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं तुमको समझाती हूं ना कि बैंक के बुक्स में जाकर के देखो क्या चल रहा है, तो बैंक के बुक में जाने के लिए मेरे पास ये रेट होनी जरूरी है। बैंक ने कितने का प्रॉफिट ब्लॉक किया, ये कितने पैसों की बात हो रही है, कितने पैसों की बात हो रही है यहाँ पे? $1 लाख की। ओके, सो 76 माइनस 75.4 द होल इनटू डॉलर 1 लाख। कैलकुलेशन करो भाई। तो 76 माइनस 75.4, ओके, दैट गिव्स मी इनटू 1 लाख गिव्स मी 60,000 रुपीज। यानी कि बैंक ने 60,000 रुपए अपने बुक्स में ब्लॉक कर दिया। करेक्ट ना? इतना समझा सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदा क्या बोल रहा है, देखो दिसंबर 31 का कॉन्ट्रैक्ट है ये। हाउएवर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर मिस्टर गुरु रिसीव्ड द अमाउंट ऑन 30th November 2020। मिस्टर गुरु रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक डिलीवरी ऑफ द रेमिटेंस ऑन 30th November। अब क्या हो गया, किसी वजह से 3 महीने का हिसाब चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड, ओके, दिसंबर। तो 31 दिसंबर को पैसे आने कस्टमर के पास में और वो जाके बैंक को देगा। बैंक ने इंटरबैंक मार्केट में 76 पे बात कर रखी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में 76 दिया हुआ नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन करने के लिए 76 की जरूरत नहीं है, बट जिस फॉर्मेट में मैं तुमको सिखा रही हूँ उस फॉर्मेट में मुझे चाहिए होगा। ओके, तो अभी क्या होगा इसमें, अभी इसमें क्या होगा कि अब ये बंदा बोल रहा है 30 नवंबर को ही पैसे आ गए। तो कस्टमर बोल रहा है कि बॉस एक काम करो ना प्लीज, तुम आज ही मेरे पैसे ले लो। तो 30 नवंबर को क्या एक्टिविटी होगी वो देखो, 30th नवंबर को। ओके, 30th नवंबर को क्या होगा वो देखो। सो वापस से इंटर बैंक मार्केट, वापस से इंटर बैंक मार्केट, और अपने पास में है बैंक और अपने पास में है कस्टमर। ठीक है ना? अब कस्टमर यहां पे आ गया और कस्टमर क्या बोल रहा है बैंक को जाकर के कि प्लीज आज पैसा ले लो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि बैंक ये जो डील क्लोज होगी कस्टमर के साथ में वो 75.4 पे ही होगी। ओके, प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, सुन बहुत, अगर ये चीज समझ गया ना तुमको, ये जो पढ़ा रही हूं तुमको, बाकी जितने ऑटो कैंसलेशन के सम्स हैं या एक्सटेंशन के सम्स हैं, लेट कैंसलेशन, ये सब समझ जाएगा। एक ही, there is only one catch in the whole of this concept, whole of the category basically, not concept only, the whole category, एक ही कैच है, वो कैच पकड़ लो तुम। अच्छा, तो कस्टमर यहाँ पे 75.4 पे बैंक को सेल कर देगा, कस्टमर निकल गया। बैंक को आ गई प्रॉब्लम, बैंक को प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि बैंक ने इंटर बैंक मार्केट में 76 पे पहले से बात कर रखी है कि भाई 31 दिसंबर को आऊंगा मैं, और बैंक के पास पैसा पहले आ गया बिकॉज कस्टमर 31 को देता और बैंक ले जाके इंटरबैंक में बेच देता। बैंक उस पैसे को 1 महीने तक होल्ड नहीं कर सकता, ये बंदा पैसे को होल्ड नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, सेल स्पॉट। सेल स्पॉट किस रेट पे, सेल स्पॉट एट 75.22। ओके, तो
ये जो पैसे 75.4 में आया, ये बैंक ले जा करके इंटर बैंक मार्केट में 75.22 में सल्टा दिया उसने। ओके, अब क्या किया इसने, लेकिन अब ये जो बंदा है, ये तो उसकी ये पोजीशन ओपन पड़ी हुई है, यानी कि पैसा चाहिएगा, तो वो क्या करेगा कि वो बाय 1 मंथ फॉरवर्ड, बाय 1 मंथ फॉरवर्ड एट 75.42 कर लेगा। क्यों कि जब ये इंटर बैंक में 1 महीने के बाद के लिए, यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेशन करने को बोलोगे ना, तो बैंक के लिए मैं कैलकुलेशन करूँगी ये वाला। तो बैंक ने सेल किया 75.22 पे और कस्टमर से बाय किया 75.4 पे इंटू $1 लाख। ओके, तो 75.22 माइनस 75.4, ओके, ये आ गया 18,000 रुपये का, रुपीस 18,000 का बैंक को लॉस लग गया, यहाँ पे कस्टमर की वजह से लॉस लग गया। और स्वैप का भी निकाल ही लो, यहाँ पे तुम स्वैप अभी नहीं पता गेन है क्या लॉस है, तो सेल रेट हमेशा सेल रेट माइनस बाय रेट होगा। ओके, सो 75.22 माइनस 75.42 एंड इनटू $1 लाख। ओके, नाउ 75.22 माइनस 75.42 इंटू $1 लाख विल गिव मी 20,000 का नुकसान। देखो यहाँ पे लॉस हो गया, रुपीस 20,000 का लॉस। इसको सेपरेट रखना, इस आइटम को बिल्कुल सेपरेट रखना है तुमको, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कस्टमर के लिए कैलकुलेशन हुई है। अब यहाँ पे 18,000 का बैंक को लॉस लग गया, ये चीज तो एक हो गई एक्टिविटी। अब आएगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को, ओके, इंटर बैंक मार्केट में, करेक्ट, वेरी गुड, इंटर बैंक मार्केट, कस्टमर यहाँ पे कहीं भी नहीं, कस्टमर का खेल खत्म हो चुका है। अब इंटर बैंक मार्केट में क्या करेगा, व्हाट विल द बैंक डू, इट विल लाइक सेल। ओके, सो बेसिकली क्या होगा कि इट विल बाय एट 75.42, ओके, एंड सेल। सो बाय किया ना ये वाला, तो बैंक के पास आएगा 76 में, ओके, एंड इसने बाय कर रखा है 75.4। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो नाउ बैंक का यहां पे जाकर के हो जाएगा 76 में सेल किया, ओके, और 75.42 में यहां पे बाय किया था, ओके, इनटू $1 लाख। ध्यान देना, सब समझेगा, नहीं समझेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने हज़ारों सम कर लिए, इसके बाद सारे में बराबर तुम्हारी जितने भी ये तरीका है ना पूरा बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आ गया 58,000 का गेन, रुपीज़ 58,000 का गेन। अगर मैं ये पूरी चीज़ें देखूँ ना, अगर मैं ये पूरी चीज़ें देखूँ इसके अंदर में, तो मैं तुमको बताऊँ बैंक का 3 चीज़ें चल रही है। बैंक को ये और ये समझ में आ रही है बात। बैंक को कस्टमर से, ये तीनों बैंक के खुद के हिसाब हैं, बैंक के ये खुद के हिसाब हैं गाइज। ओके, नाउ अगर देखोगे ये पूरा हिसाब करके, तो बैंक को कितना निकालना है, कस्टमर से कितना निकालना है, कस्टमर से निकालना है ये 18,000 और ये 60,000। इस डील से कितना निकालना है पहले ये बताओ, इस डील से बैंक को कितना निकालना है, 18,000 और 60,000। 58,000 तो गेन आया ना। अगर ये 58,000 लॉस आता तो मैं तीनों को ऐड कर देती, करेक्ट, लेकिन 58,000 तो गेन आ गया, बट ये गेन कस्टमर की वजह से हुआ है ना तुमको। तो कस्टमर से निकालना है 60,000 प्लस 18,000, उसमें से 58,000 का तो तुमको गेन हो चुका। अगर कस्टमर को तुम ये चार्ज कर दो, अगर कस्टमर को तुम ये चार्ज कर दो 20,000, इज नॉट द बैंक सॉर्टेड, इज नॉट द बैंक सॉर्टेड, यस और नो। करेक्ट। अगर देखो, एक ये आइटम है, एक ये आइटम है और एक ये आइटम है, करेक्ट है। मैं तुमको क्या बोल रही हूं कि अगर ये तीनों, अगर ये 58,000, 60,000 तो मुझे कमाना है ना, अल्टीमेटली कस्टमर से कमाऊंगी, राइट। 18,000 का लॉस आया वो मैं निकालूंगी कस्टमर से, लेकिन 58,000 गेन आ गया, 58,000 गेन आ गया मेरा। ओके, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कस्टमर से मुझे 78,000 निकालना है टोटल 60,000 कमाने के लिए, ये 60 कमाने के लिए, करेक्ट ना, यस। ओके, तो 78,000 निकालना है, उसमें से 58,000 तो मैं कमा चुकी। अगर ये स्वैप का जो लॉस है, ये स्वैप लॉस अगर मैं कस्टमर से चार्ज कर दूं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूं, मेरा काम हो गया, मेरे 60,000 की कमाई हो गई, खत्म खत्म खत्म। छोड़ दूं, कर लोगे सम आप खुद से सोल्यूशन देख करके।
Will you be able to do the sum on your own now, all of you guys? Will you be able to do the sum on your own? Second part बहुत easy है. Second part में बोला है if Mr. Guru can deploy these funds in USD, he gets a return at the rate of 3%. समझा ना सबको? Very good. अब वापस आ रही हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे. समझा ना? Very good. So basically guys, यहाँ पे एक पार्ट है सम में, यहाँ एक सेकेंड पार्ट है. ये पार्ट मैंने सम में कभी पहले नहीं देखा है. कहाँ गया यार वो सम? 23 नंबर सम. ओके, मैंने ये पार्ट कभी भी नहीं देखा है, सिर्फ ये पार्ट रहता है. ये पार्ट इसमें ऐड किया है. केयरफुल रहना, इसलिए मेरे को लगता है ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है. Mr. Guru can deploy these funds in USD. He gets return at the rate of 3% per annum. अब क्या बोल रहा है कि मिस्टर गुरु के पैसे 31 दिसंबर की जगह 30 नवंबर को आ गए और ये बंदा चला गया बैंक को जल्दी बेचने के लिए. अगर मिस्टर गुरु एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव ले ले, आज कर दूंगी, अगर ये बंदा सेकेंड ऑल्टरनेटिव ले ले, मतलब 31 दिसंबर को ही बैंक के पास जाए, तो फिर वो जो $1,00,000 है उसको एक महीना के लिए इन्वेस्ट कर सकता है. $1,00,000 को इन्वेस्ट कर सकता है 3% के ब्याज पे. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अर्ली डिलीवरी करना चाहिए क्या उसको, कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो जो पैसा उसको एक महीने के लिए इन्वेस्ट कर दो. ओके, जब वो पैसा वापस आएगा तो जाकर के बेच देना, जिस जो बात हुई थी. दैट मीन्स ऑन ड्यू डेट. अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर. ये पूरा देख लेना, तुमको समझ जाएगा. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी रीजन दैट यू शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. कहाँ गया वो? ये रहा, देखो ये आ गया यहाँ पे. इफ मिस्टर गुरु, ये वाला पार्ट, डिप्लॉयज दिस फंड्स, तो क्या हो जाएगा? $1,00,000 पे तुम 3% के हिसाब से एक महीने का ब्याज लगाओगे, ये वाला, और तुम्हारे पैसे इतने हो जाएंगे. फिर उसको 75.4 यानी कि वो जो रेट, ओरिजिनल जो रेट बात हुई थी, उस रेट पे कन्वर्ट करोगे तो इतने पैसे आएंगे. हायर द बेटर. दोनों में से जिसका ज़्यादा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा. बात खत्म हो गई. अभी जा रही हूँ हैमर PLC लास्ट वाला सम करने. टेंशन मत करो, 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में, 1.5 घंटे के बीच में तुम्हारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा. तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि तुम्हें ज़्यादा टाइम, आज 10-15 तक ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा ये. एंड you should be like revising after that and take your studies further. Again I tell you this thing, this question does not belong to ICI. Okay, but this question, I feel that this question is very nice and important. मैंने अपने स्टॉक में से ये क्वेश्चन डाला है. ये क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ती हूँ, फिर बात करेंगे. कैलसी हाथ में रखना. हैमर PLC is a UK-based company that regularly trades with companies in the USA. Several large transactions are due in 5 months' time. These are shown below. The transactions are in 000 units of currencies. ध्यान देना. हैमर PLC कहाँ की कंपनी है? UK की कंपनी है. और UK की करेंसी क्या होती है? पाउंड. और ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं? US के साथ में. इसकी करेंसी क्या होती है? डॉलर. हमें खुशी तब होगी अगर रेट को पाउंड पर डॉलर देता तो ये कोटेशन डायरेक्ट मानी जाती. ओके, लेकिन कहीं भी कोटेशन पाउंड पर डॉलर नहीं दे करके डॉलर पर पाउंड दिया है. इसका मतलब द कोटेशन इज नॉट डायरेक्ट, इट इज़ एन इनडायरेक्ट कोटेशन. एक पहली चीज़ मैंने अपने दिमाग में रख ली. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो मुझे एक बात बताओ, एक्सपोर्ट्स टू एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम, इसको आना चाहिए था यहाँ पे, और इम्पोर्ट्स ये है तुम्हारा. तो अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो मेरे कुछ इनवॉइसेस हैं, मेरे कुछ इनवॉइसेस डॉलर में हैं और कुछ इनवॉइसेस पाउंड में हैं. तो मेरे को ये बताओ कि फॉरेक्स का जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तो पाउंड के इनवॉइस इस चैप्टर के अंदर में रेलिवेंट है क्या? मैं यूके की ही हूँ, तो कुछ माल मेरा यूके में लोकल में बिकता है और कुछ, हाँ, तो वो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तुम्हारा इनवॉइसेस है. तो मुझे खाली इतना बताओ कि वॉट एवर इनवॉइसेस आर देयर, आई एम नॉट बॉदर्ड हियर. सी, अगर एक्सपोर्ट होगा तो मैं इनफ्लो बता दूंगी, इंपोर्ट होगा तो मैं आउटफ्लो बता दूंगी. मैं वो सवाल नहीं कर रही. मैं सवाल यहाँ पे ये कर रही हूँ कि वो जो इनवॉइसेस हैं, भले एक्सपोर्ट का हो चाहे इंपोर्ट का हो, करेक्ट है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. आई एम सेइंग, आर द पाउंड इनवॉइसेस रेलिवेंट इन दिस क्वेश्चन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट? एग्जैक्टली, ओनली डॉलर डिनोमिनेटेड शुड बी रेलिवेंट. उनको हेज करना है. अगर तुमने यूके में लोकल में माल बेचा या माल खरीदा, उसका फॉरेक्स से क्या ही लेना देना है? करेक्ट, नॉट रेलिवेंट, राइट? तो वो बात हो रही है. तो यहां पे एक्सपोर्ट्स टू, ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है और इसका कोई मीनिंग नहीं है. बेसिकली $490 का तुमने, $490 रिसीवेबल इज $490. ओके, और सारे के सारे देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां गया वो? इन 5 months टाइम. सारे इनवॉइसेस 5 months के ही अंदर में होने वाले. करेक्ट, यस.
ओके, अब यहाँ पे पेबल है, पेबल 2 हैं, पेबल क्या 2 है, $890 एंड प्लस $750 ऐड करते हैं। हम ऐड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि we can add these data, this whole thing. Why? Because all of them are standing at the same point of time and in the same currency. Okay, तो 890 plus 750 minus 490 will give me $1150 का net payable हो गया. So net payable is equal to $1150. खत्म, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी सब में क्या बोला इन्होंने, आगे वो रेट वेट दिए जो भी दिया है, उसके बाद बोला हाउ द 5 month करेंसी रिस्क शुड बी हेज्ड, कैसे हेज करें। कंसिडर फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट ऑपरेशंस, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो आउटफ्लो ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी अंडर ईच ऑफ द 2 ऑल्टरनेटिव, दैट इज फॉरवर्ड एंड मनी मार्केट कवर। ये क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर से रिपीट करिए, ये क्वेश्चन ICI का नहीं है, बट मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि मेरे को बहुत हाई इस चीज़ का इंट्यूशन है कि मैं ये नहीं बता सकती कि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा नवंबर 23 में आएगा कि मई 25 में आएगा, मैं नहीं कह सकती, आएगा ज़रूर, करेक्ट। दिक्कत क्या हो रही है कि 5 महीने का फॉरवर्ड कवर, 5 महीने की तुमको डॉलर पर पाउंड या फिर पाउंड पर डॉलर की रेट चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे 3 month फॉरवर्ड की रेट दी है और 1 year फॉरवर्ड की दी है, यानी 3 महीने की दी है और 12 महीने की दी है। 5 महीने का ना तो रेट दिया है और ना ही स्वैप पॉइंट दिया, तो क्या करेंगे, तुमको इन दोनों के बीच का इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। बिना इंटरपोलेशन करे बिना तुम ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा सकते। कैसे करोगे, अब ध्यान देना, यहाँ पे आगे बढ़ो। वी रिक्वायर 5 month फॉरवर्ड रेट बट द सम, this looks like the solution has been typed in my language, the way I make people write in the classroom. Okay, 5 month and 12 month forward, 3 month, ये 3 month, ये wrong है, ये 3 month होगा, 5 month इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, करेक्ट। इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, वी कैन इंटरपोलेट बिटवीन द 2। तो क्या दिखाया वहाँ पे, ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर में, ये जो रेट है ना तुम्हारी, एक सेकेंड ही रुक जाओ, मेरे पास शीट भी है वैसे तो मैं शीट में देख लेती हूँ, रुक जाओ, बिकॉज तुम्हारा स्क्रीन पे देखना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज यू विल लूज द ट्रैक एंड आई नीड टू सी द रेट्स बेसिकली, और मैं लिखना यहीं पे चाहती हूँ, यहाँ पे। अब ध्यान देना, तो स्पॉट का रेट मैं 3 month फॉरवर्ड का से लेती हूँ, 3 month डॉलर पर पाउंड, ओके, इक्वल टू 1, मैं नहीं लिखूंगी ना, तुमको नहीं समझेगा ये तरीके से। अगर मैं 1.9120 एंड 12 month डॉलर पर पाउंड, अरे डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू 1.8901 एंड 1.8945, ओके। सो बेसिकली ये कितने का गैप जा रहा है, 9 महीने का। एक बात तो बताओ कि तुम्हारा नेट पेएबल आया है, अपना क्वेश्चन में नेट पेएबल है कितने का, $1150 का। मनी मार्केट कवर तो मैं वैसे भी नहीं बता रही तुमको ऑलरेडी आता है, मुझे सिर्फ ये पार्ट में तुमको रेट कैसे निकाली बता दूंगी एंड मैं IFM में मूव कर जाऊंगी। नेट पेएबल है। अब पेएबल क्या चीज का है, डॉलर का पेएबल है मैम, डॉलर का पेएबल है। अगर डॉलर का पेएबल है तो क्या मैं डॉलर बाय कर सकती हूँ, नहीं, हम डॉलर बाय तो नहीं कर सकते मैम, लेकिन पाउंड को हम सेल कर सकते हैं। और वैसे भी अगर डॉलर खरीदना है तो रुपये को बेचोगे ना और फिर डॉलर खरीदोगे, क्या ही फर्क पड़ता है तुमको सोचने में, राइट। तो बेसिकली मैम हम डॉलर बाय तो नहीं कर सकते, हम पाउंड को सेल कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए ये दोनों रेट्स रेलिवेंट चल रही है। मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों के बीच का गैप निकाला। देखो कि बेसिकली क्या लिखा है मैंने, ध्यान देना बहुत केयरफुली, व्हेन टाइम इंक्रीजेस बाय 9 months, करेक्ट, ओके। तो व्हेन टाइम इंक्रीजेस बाय, इन दोनों के बीच में गैप कितना, यानी कि 3 महीने पे खड़े होकर के, देखो यहां पे 3 महीने पे खड़े होकर के, तुम सपोज करो कि 3 महीने पे खड़े हो, 3 month है और ये 12 month है, करेक्ट है, और ये सपोज करो 5 महीना है, ठीक है। तो ये पूरा गैप कितने का है, 9 महीने का। तो 9 महीने का पूरा गैप निकालो दोनों का, दैट मीन्स 1.8901। रेट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, जल्दी बोलो। पाउंड नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, पाउंड नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, देखो ना, पाउंड नीचे जा रहा है। क्या लिखा है, व्हेन टाइम इंक्रीजेस बाय 9 months द रेट विल गो डाउन बाय
0.01 ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इफ द टाइम इंक्रीजेस बाय 2 मंथ्स तो रेट कितने से नीचे जाएगी? ये जो टोटल आया था ना तुम्हारा, ये टोटल, इसको डिवाइड बाय 9 एंड इंटू 2 कर दिया। क्यों 2 किया? 3 + 2 विल मेक इट टू 5, करेक्ट? यस, नीचे जाएगा। तो ये रेट से माइनस करो, रेट आ गई, और फिर ये रेट से तुम 5 मंथ फॉरवर्ड का कन्वर्जन कर देना। और अब मैं बढ़ रही हूँ आगे गाइस, ये सब देख लेना, सोल्यूशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नहीं समझेगा यू कैन आस्क मी, बिकॉज नाउ वी शुड क्विकली मूव ऑन टू IFM। करेक्ट ऑल ऑफ यू? रेडी? करेक्ट। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में क्या किया है कि ये रेट को तो मैंने क्या किया, नीचे लाया, मतलब 1.9066 को 12 महीने में रेट को नीचे ले गई, ताकि मैं ये माइनस का एडजस्टमेंट बता पाऊँ तुमको क्वेश्चन के अंदर में। अगर ये ऊपर जाता, अगर ये 1.9066 से 1.8901 ज़्यादा होता तो तुम क्या करते, यहाँ पे एडजस्ट करते समय तुम माइनस नहीं करते, तुम ऐड करते। केयरफुल रहना सबको, ओके? और वो ऐड करोगे, तुम जैसे ही ऐड करोगे 5 मंथ्स की तुम्हारी फॉरवर्ड की रेट आएगी, जिसपे तुम डॉलर बाय करोगे पाउंड को सेल करके। ओके, सो वी आर मूविंग फ्रॉम हियर गाइज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई मूव अहेड नाउ, एंड काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया है। तो टेक अ डीप ब्रेथ, मैं फटाक से चालू कर रही हूँ तुम्हारा। बहुत है रजनी, बहुत है, इतना तो बहुत हो जाएगा, तुम्हें इससे ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। डोंट हैव टू थिंक एट ऑल, बहुत है इतना। मुझे एक ही सेकेंड दो प्लीज़। आई हैव डू नॉट हैव द शीट। एक मिनट देना प्लीज़। चलो शुरू करती हूँ मैं। 1 घंटा शांति से बैठो, ख़त्म कर दूंगी, 1 ही घंटा, ज़्यादा नहीं। शायरी जिस दिन निकलेगी ना अदिति, शायरी खुद से निकलेगी, पता है तुझे? अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो अच्छी शायरी नहीं निकलेगी, लेकिन सुनाऊंगी ज़रूर, सुनाऊंगी ज़रूर। कौन सा क्वेश्चन बैंक? कौन सा क्वेश्चन बैंक? कौन सा? शाबाश नसीम, कौन सा क्वेश्चन बैंक? आप मेरे को टेक्स्ट करो ना प्लीज़, यहाँ पे अपन पोर्शन ख़त्म करते हैं। ग्रुप पे डाल बेटा, ग्रुप पे डाल क्या चाहिए करके, फिर मैं उसका जो भी होगा जवाब वहीं पे दे दूंगी तुमको, ठीक है? हाँ रेडी। तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, थोड़ी बातें सुन लो इसके बारे में, फिर फटाफट करेंगे आगे एकदम, बिल्कुल आज बुलेट ट्रेन की स्पीड पे जाएंगे अपन, बिकॉज फॉरेक्स सबको आता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग की बात हो रही है। अभी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, तो शॉर्ट टर्म की बात हम फॉरेक्स में कर चुके। जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आएगी ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग कैपिटल बजटिंग की ही बात कर रहे हैं, और कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिकली मैं जाके फॉरेन में प्रोजेक्ट लगा रही हूँ, और फॉरेन वाला बंदा इंडिया में आके प्रोजेक्ट लगा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तुम ऑलरेडी एक सम इसके अंदर का कर चुके हो, जैसे जो सम हम लोगों ने फॉरेन करेंसी अप्रोच और डोमेस्टिक करेंसी अप्रोच वाला जो सम किया था, वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ओके, लेकिन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग मतलब अगर मैं इंडिया के अंदर अगर प्रोजेक्ट लगाती हूँ तो वो उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं बाहर लगाती हूँ तो कुछ चीज़ें यूनिक हो जाती है। वो क्या चीज़ें? फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को गई, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब हो गई, तो मेरे लिए बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा और पैसे लेके वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, वहाँ की सरकार ने रिपैट्रिएशन पे कंट्रोल्स लगा रखे हैं, मतलब आप जो कमाओगे वो आप एक साथ लेके नहीं जा सकते, आप इंस्टॉलमेंट में लेकर के जाओ। ओके, तो ये सारी इन्फ्लेशन की रेट है, वहाँ की इंटरेस्ट की रेट है, और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या होगा, तुम जब कन्वर्ट करके अपने देश में पैसा लाओगे ना, या कोई भी बंदा अपने देश में कन्वर्ट करके लाएगा, तो हो सकता है कि नेट इनफ्लो बढ़ सकता है अगर रेट्स फेवरेबल हुई तो, या वो कम भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू वन थिंग, आजकल जो पेपर आ रहा है इनका, ओके, उसमें IFM के ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से फॉरेक्स का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। तुम कैसे बोलते हो अरे फॉरेक्स से तो क्वेश्चन ही नहीं आया? उनके नज़र में उन्होंने दे दिया, जहां भी रुपये डॉलर दिखा वो क्वेश्चन फॉरेक्स का था उनके हिसाब से। ओके, ये ध्यान रखना। तो IFM को, और एक क्वेश्चन 8 या 10 नंबर का होगा, और बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होगा, ये ध्यान रखना।
देखो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बना करके रखे हैं तुम्हारे लिए. मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग stands for long term investment like a project and all that. There will be various factors affecting the cash flows. Okay, the cash flows of a foreign project. Okay, the cash flows of a foreign project कहाँ गया? Okay, the cash flows of a foreign project would be affected tremendously due to exchange fluctuation. ये point बोला. Political risk बहुत होता है. There could be restriction on the repatriation controls. Theory के लिए याद कर लो तुम. द माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मतलब जो मैंने बोला ना, इन्फ्लेशन रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, डेफिसिट्स हैं, लाइक मॉनेटरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेगी. द डिस्काउंटिंग फैक्टर टू बी यूज्ड, गाइस ये पढ़ लेना, तो मैं ये नहीं कर रही, मैं टॉपिक पे आती हूँ. मेरे हिसाब से तुमको दो बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. नंबर वन, डिस्काउंटिंग. जब भी क्वेश्चन मिले, देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है क्या नहीं दिया है. अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करो. दूसरी बात, एक्सचेंज रेट. अगर ये प्रोजेक्ट का इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है ये, अगर तो ओबियस सी बात है कि तुम्हारे कैश फ्लोज 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर, 10 ईयर्स में स्प्रेड आउट होंगे, और तुमको कन्वर्ट करके पैसे को लाने के लिए एक्सचेंज रेट्स लगेंगी. क्वेश्चन के अंदर कभी भी तुमको एक्सचेंज रेट्स नहीं दिया होगा, तो मैम क्या दिया होगा? या तो वो तुमको 2 ब्याज का रेट देंगे, तो तुम आईआरपी को यूज करके एक्सचेंज रेट निकाल लेना, या फिर तुमको 2 इन्फ्लेशन का रेट देंगे, तो दोनों इन्फ्लेशन का रेट यूज करके तुम पीपीपी यूज करके तुम एक्सचेंज रेट निकाल लेना. अगर तुम ये 2 बातों को पकड़ के चलोगे